Hi guys, welcome to my channel. In this video, we will going to study government budget. Macroeconomics class 12 का टॉपिक है. So let's start. Government budget क्या होता है? Government budget क्या होता है? Basically budget वो होता है like फरवरी के पहले दिन आता है, फरवरी के महीने में आता है. सरकार लेके आती है यूनियन गवर्नमेंट और हर पहली बात तो हर गवर्नमेंट बनाती है बजट, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या यूनियन गवर्नमेंट हो. बजट क्या होता है? गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अ फिस्कल ईयर. एक्सपेक्टेड बहुत जरूरी शब्द है, एक्सपेक्टेड है बिकॉज ये अज्यूम किया जा रहा है, पहले बनाया जा रहा है, साल के पहले बनाया जा रहा है. और एम क्या होता है गवर्नमेंट बजट का? पहली बात तो ये कि एम है मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, गवर्नमेंट कंपनीज, पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. सरकार का ये एम है कि वो जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है उनका मोटिव क्या होता है? वेलफेयर मोटिव होता है. तो वो अच्छे से काम कर पा रही है, नहीं कर पा रही, प्रॉफिट कमा रही है, नहीं कमा रही, और क्या लॉसेस में तो नहीं चल रही. देख फॉर एग्जाम्पल एयर इंडिया इतने लॉसेस में चल रही थी, इसलिए गवर्नमेंट ने उसे देखा और उसे प्राइवेटाइज कर दिया. सो दिस इज द एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की तो सिचुएशन नहीं है इकोनॉमी में, तो ऐसी सिचुएशन को काउंटर करने के लिए, टैकल करने के लिए गवर्नमेंट बजट बनाया जाएगा. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ऐसा तो नहीं हो रहा कुछ लोग बहुत अमीर है देश में, कुछ लोग बहुत गरीब है, कुछ लोगों के पास तो खाने के लिए भी पैसा नहीं है और कुछ लोगों के लिए लैम्बोर्गिनी है देश में. सो उस गैप को कम करने के लिए between rich and poor. एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत जरूरी है. फॉर एग्जांपल जो प्रोड्यूसर है वो हमेशा वहां पर रिसोर्सेज एलोकेट करेगा जहां पर उसे प्रॉफिट मोटिव दिखेगा, पर गवर्नमेंट का एम है कि वो प्रॉफिट के साथ साथ प्रॉफिट मोटिव तो बाद में देखेगी, पहले वो वेलफेयर देखेगी. तो एक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत अच्छे से होना चाहिए और हर लोगों को, मासेस को सर्व करना गवर्नमेंट का एम होता है, ना कि प्रॉफिट मोटिव कमाना. सो गवर्नमेंट बजट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक बजटरी रिसिप्ट और बजटरी एक्सपेंडिचर. बजटरी रिसिप्ट क्या होती है? रिसिप्ट क्या होती है पहले तो ये समझते हैं. रिसिप्ट मींस किस किस जगहों से सरकार के पास पैसा आ रहा है. refers to total estimated money receipts of the government from all sources during a fiscal year. पूरे साल भर में सरकार के पास कहाँ से आमदनी आ रही है. एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, कैपिटल रिसिप्ट्स है. रेवेन्यू रिसिप्ट्स पे आते हैं पहले. Revenue receipts are those receipts which do not create any liability on the government and do not cause any reduction on asset. पैसा कैसे आएगा? अगर हम एसेट और लाइबिलिटी के सेंस में बात करें, या तो एसेट बेच दो. सरकार के पास गोल्ड रिजर्व है 100 करोड़ के, सरकार ने उसे बेच दिया, सरकार का एसेट कम हो गया, सरकार के पास 100 करोड़ आ गए. सरकार ने लाइबिलिटी ले ली, फॉर एग्जांपल IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उनसे 100 करोड़ रुपए उधार ले लिए, तो लाइबिलिटी सरकार की बढ़ गई क्योंकि कल को वो वापसी भी तो करेगी. तो ये किसका एग्जांपल दिया मैंने? यहाँ एसेट कम हो गया और लाइबिलिटी बढ़ गई, ये है कैपिटल रिसिप्ट का एग्जांपल. बट रेवेन्यू रिसिप्ट्स में ऐसा नहीं होता, ना उसकी लाइबिलिटी बढ़ती है ना हमारा एसेट कम होता है. तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं? दो तरीके की होती हैं, टैक्स रिसिप्ट्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स. टैक्स रिसिप्ट मींस टैक्स कैसे? डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है. डायरेक्ट टैक्स मींस इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स GST. ठीक है. और अब ये पता ही है आप लोगों को, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट का शिफ्ट कर लेते हैं. ठीक है. नॉन टैक्स रिसिप्ट्स क्या होती हैं? फीस, फाइन्स, डोनेशन, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस. मैंने जो पब्लिक PSUs मेंशन करा, तो जो प्रॉफिट कमाती हैं वो भी एक रेवेन्यू रिसिप्ट है. और इंटरेस्ट सरकार भी तो किसी को लोन देती है, तो सरकार ने अगर किसी को लोन दिया तो उस पे जो इंटरेस्ट सरकार कमाएगी वो भी एक रेवेन्यू रिसिप्ट है. फीस बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं तो उसकी जो फीस है वो भी एक रेवेन्यू रिसिप्ट है. फाइन्स, ट्रैफिक पुलिस का फाइन एक रेवेन्यू रिसिप्ट है. डोनेशंस, हम लोगों ने PM केयर्स में कोरोना में डोनेशन दिया, वो भी एक रेवेन्यू रिसिप्ट है सरकार की. कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एनी लायबिलिटी of the government to the government or reduction in any asset of the government. अब जो एग्जांपल मैंने वहां दिया था सेम यहीं पर आता है. 100 करोड़ का गोल्ड रिजर्व बेच दिया, एसेट कम हो गया, कैपिटल रिसिप्ट है. पैसा आ गया, कैपिटल रिसिप्ट है. वहीं पर IMF से लोन लिया, लाइबिलिटी बढ़ गई, पैसा आ गया है, वो भी एक तरीके की कैपिटल रिसिप्ट है क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ गई और या फिर
एसेट कम हो गया। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किस किस तरीके से, वही वाली बात है, रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी, मैंने किसी को लोन दिया था, तो उसने मुझे वापसी कर दिया, तो एक ये कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है। और डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स वही एसेट बेच दिया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दी। सो एसेट बेचेंगे तब भी तो कैपिटल रिसिप्ट आएगी। बोरोइंग्स, पैसा उधार ले लिया, तो भी ये कैपिटल रिसिप्ट है। बजटरी एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर अ फिस्कल ईयर। सरकार खर्चा भी तो करती है, पूरा देश चल रहा है, रोजमर्रा में कितने खर्चे हो रहे हैं। कोविड आया, कोविड में वैक्सीन लगी, फ्री राशन बटा, इतनी सारी चीजें हुई ये। और सरकार रोड्स बनाती है, डैम्स बनाती है, हाईवेज बनाती है, ये भी एक तरीके का एक्सपेंडिचर है। अब दोनों एक्सपेंडिचर है और दोनों अलग अलग तरीके के हैं। चलो पढ़ते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विच डज नॉट लीड टू क्रिएशन ऑफ एनी एसेट और रिडक्शन ऑफ एनी लायबिलिटी, जिससे ना ही कोई एसेट बन रहा है, ना ही कोई लायबिलिटी कम हो रही है। एग्जाम्पल, और ये रेकरिंग होते हैं, मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है, रेवेन्यू रेकरिंग होते हैं, मतलब रोजमर्रा में होते रहते हैं। एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। इनकर्ड ऑन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, सही बात है। इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट की पेमेंट करी, ये भी एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सरकार ने लोन लिया था आईएमएफ से, आईएमएफ को इंटरेस्ट भी तो देगी सरकार, तो ये एक तरह की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सब्सिडीज, सरकार सब्सिडी देती है किसानों को, वो भी एक तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डोनेशन देती है, अभी टर्की में वो आया, भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, तो सरकार ने वो जो मदद करी, वो एक तरीके की रेवेन्यू रिसिप्ट है। लोन नहीं दिया सरकार ने मदद करी, तो वो एक डोनेशन था, उसके उसके बदले में वो वापसी नहीं लेगी पैसे उनसे। पेंशन, सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये सारी एक रेवेन्यू रिसिप्ट है। इससे सरकार का ना कोई एसेट बढ़ रहा है, ना ही कोई लायबिलिटी कम हो रही। एक्सपेंस ऑन वैक्सीन, वैक्सीन पूरे देश को फ्री वैक्सीन लगी, एक तरह के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिससे ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे गवर्नमेंट का एसेट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एसेट और रिडक्शन इन ऑफ एनी लायबिलिटी, मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे एसेट क्रिएट हो रहा है। और नॉन रिकरिंग होता है, अमूमन बहुत कम होता है, हर समय नहीं होता ये। और इनकर्ड ऑन बाइंग ऑफ एसेट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स। एग्जांपल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, सरकार ने स्कूल बनाए, रोड्स बनाए, डैम्स बनाए, इससे क्या हुआ, सरकार का एक एसेट हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सरकार के पास एसेट आया, हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग्स हुई। और सरकार ने लोन ले रखा था, लोन की पेमेंट कर दी, तो उससे क्या हुआ, सरकार की लायबिलिटी कम हो गई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आईएमएफ से लोन लिया हुआ था हमने आईएमएफ को लोन वापसी कर दिया, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो हमारी लायबिलिटी कम हो गई, खत्म हो गई। टोटल एक्सपेंडिचर हमें पता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिचुएशन ऑफ गवर्नमेंट बजट, तीन तरह की सिचुएशन होती है। बैलेंस बजट, जब बजटरी एक्सपेंडिचर बजटरी रिसिप्ट के बराबर होता है। सरप्लस बजट व्हेन बजटरी रिसिप्ट्स आर ग्रेटर देन बजटरी एक्सपेंडिचर। इन सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, बहुत जरूरी पॉइंट आ रहा है, सरप्लस बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। इन्फ्लेशन की सिचुएशन मीन्स मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है, मीन्स लोग ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, तभी इन्फ्लेशन की सिचुएशन आई है। तो सरकार क्या चाहेगी कि हम देश में मनी की सप्लाई को, मार्केट में मनी की सप्लाई को कम कर दें, रिस्ट्रिक्ट कर दें। इससे क्या होगा, कंज्यूमर कम खर्चा करेगा। तो इसके लिए क्या करती है, हमने ये पढ़ा है कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक्स का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, किसी का खर्चा किसी की इनकम होता है। somebody's expenditure is someone's income। सरकार खर्चा करेगी तो इकोनॉमी में और पैसा आएगा, तो क्या करती है सरकार अपने खर्चे को कम कर देती है। सरकार इसलिए टोटल एक्सपेंडिचर को घटा देती है, समझे। टोटल एक्सपेंडिचर घट गया, देखो टोटल एक्सपेंडिचर घट गया और टोटल रिसिप्ट बढ़ गई, ऑब्वियसली बढ़ जाएंगी अगर एक्सपेंडिचर कम हो गया। सो इन दिस सिचुएशन, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में गवर्नमेंट ये करती है कि अपने एक्सपेंडिचर घटा देती है, क्योंकि अगर वो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी तो इकोनॉमी में और पैसा आ जाएगा। व्हेन बजट, और अब डेफिसिट बजट क्या होता है, व्हेन बजटरी एक्सपेंडिचर इज मोर देन बजटरी रिसिप्ट, खर्चा ज्यादा कर दिया और पैसा आया कम, ये डिफ्लेशन की सिचुएशन में ऐसा बजट बनाया जाता है। मीन्स मार्केट में मनी सप्लाई नहीं है, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेगी सरकार,
मार्केट में पैसा डालेगी, क्या करेगी, डेफिसिट बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। इसमें क्या होगा, सरकार और खर्चा करेगी, खर्चा करेगी तो क्या होगा, सरकार का खर्चा किसी और की इनकम बनेगा, मार्केट में पैसा आएगा, लोग और खर्चा करेंगे, इससे सिचुएशन डिफ्लेशन से इंप्रूव होगी। बजटरी डेफिसिट आर ऑफ 3 टाइप, 3 तरीके के होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट, फिजिकल रिसिप्ट और प्राइमरी रिसिप्ट। अबे यार यहाँ रिसिप्ट लिख दिया, यहाँ डेफिसिट आएगा, ठीक है, समझ जाना। रेवेन्यू डेफिसिट, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। व्हाट रेवेन्यू डेफिसिट मींस, रेवेन्यू डेफिसिट आने का मतलब क्या होता है, हाई रेवेन्यू डेफिसिट गिव्स अ वार्निंग सिग्नल टू द गवर्नमेंट आइदर टू कट इट्स एक्सपेंडिचर और इंक्रीज इट्स टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। मींस सरकार खर्चा बहुत ज्यादा कर रही है रोजमर्रा की चीजों में, समझ रहे हैं, इससे सरकार को एक इंडिकेशन मिलता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कम करो, रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर्स कम करो, या फिर टैक्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स मींस रेवेन्यू रिसिप्ट्स बढ़ाओ। बट इन डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया जैसी कंट्री में टैक्स नहीं बढ़ा सकते इतनी आसानी से, क्योंकि इनकम उस तरीके की, इनकम क्लास उस तरीके की नहीं है। इन दैट सिचुएशन द गवर्नमेंट इज कंपेल्ड टू कोप विद हाई रेवेन्यू डेफिसिट थ्रू बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट। तो इस रेवेन्यू डेफिसिट को सेटल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बोरोइंग्स करती है, क्योंकि खर्चा तो करना ही है, दैट्स व्हाई, और डिसइन्वेस्टमेंट करती है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स। फिस्कल डेफिसिट होता है बेसिकली सरकार ने, फिजिकल डेफिसिट को बोलते हैं बोरोइंग्स, इक्वल्स टू बोरोइंग्स होता है। बेसिकली सरकार ने कितना पैसा उधार ले रखा है, उधार कितना है सरकार के ऊपर, डेट कितना है सरकार के ऊपर। इन टोटल रिसिप्ट्स डोंट इंक्लूड बोरोइंग्स, और ऑब्वियसली अगर टोटल रिसिप्ट में बोरोइंग इंक्लूड कर देंगे तो फिर हम निकाल ही क्या रहे हैं, तो उसमें हम बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करते। ग्रेटर फिजिकल डेफिसिट शोज ग्रेटर बोरोइंग्स ऑफ बाय द गवर्नमेंट, मतलब सरकार ने बहुत उधार ले रखा है, सरकार के ऊपर डेट बहुत ज्यादा है। इट कॉजेस इन्फ्लेशन की सिचुएशन पैदा हो जाती है इससे। गवर्नमेंट बोरोइंग्स इंक्लूड बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई, इट इंक्रीजेस सर्कुलेशन ऑफ मनी इन द इकोनॉमी एंड कॉजेस इन्फ्लेशन, सही बात है। इट इंक्रीजेस फॉरेन डिपेंडेंस, अगर सरकार बाहर से लोन लेगी, सरकार बाहर से लोन लेगी, दूसरी कंट्री से लोन लेगी, तो एक इंटरफेरेंस बढ़ेगा, उसका डिपेंडेंस हमारी बढ़ जाएगी दूसरी कंट्रीज पे, फाइनेंशियल बर्डन हो जाएगा फ्यूचर पे। सरकार अगर बहुत ज्यादा डेट ले लेगी आज तो कंट्री पे फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा। Increase in fiscal deficit implies increase in borrowings, ultimately leads to increase in interest expenditure, increase in revenue deficit also, it also called debt trap। और इसका मतलब ये हुआ, अगर बहुत ज़्यादा बोरोइंग्स ले लेंगे हम तो उस बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट क्या होता है, एक तरीके का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अगर हम ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट हमारा ज़्यादा है, बोरोइंग्स हमारी ज़्यादा है, तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा। इससे एक तरह की हम डेट ट्रैप की सिचुएशन में आ जाएंगे हम, और हमारा जो डेट है, और डेट तो हम घटा नहीं पाएंगे, उल्टा हमारा इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। प्राइमरी डेफिसिट ये यूजुअली फार्मर्स के साथ होता है, जो हम देखते हैं कि वो मूल तो उतार नहीं पाते, उल्टा इंटरेस्ट में ही पेमेंट करते रहते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स में ही फंस जाते हैं। प्राइमरी डेफिसिट इज अ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। बेसिकली कुछ नहीं है, फिजिकल डेफिसिट्स में बेसिकली बोरोइंग्स में से जितनी हम इंटरेस्ट पेमेंट्स कर रहे हैं उसको माइनस कर दिया, उसको प्राइमरी डेफिसिट बोल दिया, बस सिंपल, उसका और कुछ नहीं है। दीज आर ऑल द फॉर्मूलाज जो मैंने अपने सीयूटी के टाइम पे और बोर्ड्स के टाइम में लिखे थे, एक जरा सा नजर मार लेना ऊपर से, जरा वही नॉर्मल फॉर्मूलाज आप सबको पता ही है। इसमें प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स है, ये मैंने नहीं बताया। इसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स मींस टैक्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम। इनकम बढ़ी सरकार की, कह रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ इनकम बढ़ी इंडिविजुअल की। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स है, पहले मैं 10 लाख रुपए कमाता था, अब मैं 20 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो विद माई इंक्रीज इन इनकम मेरा जो टैक्स है, मैं जो सरकार को टैक्स दूंगा वो बढ़ेगा। ये इनकम टैक्स के साथ होता है, प्रॉपर्टी टैक्स के साथ होता है, वेल्थ टैक्स के साथ होता है, ठीक है। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, सेम फॉर एवरीवन, सबके लिए सब समान है। टोल टैक्स सेम होता है सबके लिए, ठीक है ना। जीएसटी सबके लिए सेम होता है,
कैटेगराइज करा हुआ है, चाहे अमीर वो 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्कुट खरीद रहा है, चाहे अंबानी खरीद रहा है, चाहे एक गरीब खरीद रहा है, उसको उतना ही कैटेगराइज टैक्स देना पड़ रहा है उसके ऊपर, जीएसटी, बस। सो दैट इज द प्रोग्रेसिव टैक्स। जो इनकम टैक्स को हम प्रोग्रेसिव टैक्स बोलेंगे, रिग्रेसिव टैक्स जीएसटी और ये सब हो गया। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होती है, जो मैंने बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को टैकल करने के लिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करती है सरकार। अमीरों पे ज्यादा टैक्स करती है, गरीबों पे कम टैक्स करती है। जिसकी इनकम ज्यादा होगी उससे ज्यादा पैसे लो, ज्यादा टैक्स लो, और गरीबों को वेलफेयर करो। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होती है उस केस में, टू रिड्यूस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। सो ये कंप्लीट रिविजन हो गया गवर्नमेंट बजट का। बहुत अच्छे से सिनॉप्सिस दिया है, विद एवरीथिंग कंप्लीट कवर्ड। फॉर्मूलेज भी हैं, एक बार देखना, करना, सारे क्वेश्चंस निकालना, न्यूमेरिकल्स निकालना, छोटे छोटे आराम से बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ नहीं है। सो बहुत अच्छा रिविजन सीरीज है, जस्ट लुक इट, अभी देखो और एग्जाम से पहले जरूर देखना, वो बहुत जरूरी है। सो विद दिस, अगर अच्छा लगे सो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट, एंड क्योंकि बहुत मेहनत करी है, एंड गुड बाय।